नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। करंट अफेयर मैराथन सेशन में आपको स्वागत है। ठीक है, सो ये हमारी नेक्स्ट वीडियो है, सेकंड पार्ट है उसका। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे नए टॉपिक्स के बारे में। तो पहला टॉपिक है हमारा आज का कि द पंजाब टू बिगिन द सेंसस ऑफ द इंडस रिवर डॉल्फिन। जो पंजाब है वो क्या कर रहा है, जो इंडस रिवर डॉल्फिन है, ठीक है, तो उसका क्या कर रहा है, उसका सेंसस के लिए काम किया गया हुआ है। तो यहाँ पर पता होना चाहिए कि सबसे पहले कि जो डॉल्फिन है, डॉल्फिन सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो डॉल्फिन है वो फ्रेश वाटर में पाई जाती है हमेशा। ठीक है, और इंडिया का जो नेशनल मैराइन एनिमल भी डॉल्फिन है, गंगेटिक डॉल्फिन। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। और उसके बाद 2019 में जो इंडस रिवर डॉल्फिन उसको डिक्लेयर किया गया था स्टेट एक्वेटिक एनिमल ऑफ द पंजाब ने डिक्लेयर किया गया था। नेक्स्ट इज द इंडेंजर्ड। व्हाट इज द आईयूसीएन स्टेटस ऑफ द गंगेटिक रिवर डॉल्फिन? सो द आईयूसीएन स्टेटस ऑफ द गंगेटिक रिवर डॉल्फिन इज इंडेंजर्ड। ठीक है, और ये मिलती कहाँ पे है? ये ब्यास और इंडस रिवर में जो गंगेटिक डॉल्फिन है वो मिलती है। तो ये चीज़ पता होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद द कन्फ्लुएंस ऑफ द सतलज और द ब्यास, दैट इज़ दी हरिके वेटलैंड। पंजाब में एक वेटलैंड जिसका नाम क्या है? हरिके वेटलैंड। वहाँ पर भी जो इंडस रिवर डॉल्फिन है वो मिलती है। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि गंगेटिक डॉल्फिन है वो कैसा है, वो इंडेंजर्ड है एंड मेनली फाउंड इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। सो द गंगेटिक डॉल्फिन जो है वो मेनली कहाँ मिलती है? इंडियन रिवर डॉल्फिन में, इंडियन रिवर सब कॉन्टिनेंट में। पर्टिकुलरली जो है वो गंगा और जो ब्रह्मपुत्रा का जो एरिया है वहाँ पर मिलती है। ठीक है, या मेघना, ठीक है, तो वहाँ पर ये मिलती है। एक होती है इरावदी डॉल्फिन। ठीक है, ये जो है इसकी भी आईयूसीएन स्टेटस जो क्या है वो इंडेंजर्ड है। और ये बेसिकली जो मिलती है वो साउथ ईस्ट एशिया रीजन में मिलती है। बेसिकली जो आपका जो म्यांमार का जो रीजन है जहाँ पर जिसे आपने जो मेकोंग गंगा कॉर्पोरेशन है तो उस साइड का जो रीजन है, ठीक है, मेकोंग गंगा, ठीक है, तो वहाँ पर ये मिलेगी। और जो बोर्नियो आइलैंड है वहाँ पर भी आसपास मिलेगी। तो यहाँ से हमें ध्यान रखना है कि दो तरह की डॉल्फिन है, दो तरह की डॉल्फिन है। फर्स्ट इज़ दी योर दी गंगेटिक डॉल्फिन है जो कि क्या है, इंडेंजर्ड है। और दूसरा क्या है, दूसरा हमारी इरावदी डॉल्फिन है, इरावदी डॉल्फिन है। और ये भी क्या है, इंडेंजर्ड, यानी कि दोनों जो डॉल्फिन है वो क्या है, इंडेंजर्ड है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट द रिवर ब्यास रिवर। तो ब्यास रिवर क्या है? ब्यास रिवर जो ओरिजिनेट होती है वो कहाँ से होती है? ब्यास रिवर ओरिजिनेट होती है ब्यास कुंड से, जो कि कहाँ पे है, रोहतांग पास, हिमाचल प्रदेश में है। तो ये पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट बात करें कि जो ब्यास रिवर है वो मीट करती है कहाँ पर? हरिके वेटलैंड में। हरिके वेटलैंड कहाँ पर है? पंजाब में है। और ब्यास रिवर पर एक डैम है जिसका नाम क्या है, पोंग डैम। तो ये पता होना चाहिए। और फिर उसके बाद बात करते हैं मगर क्रोकोडाइल के बारे में। मगर क्रोकोडाइल ये क्या है? बेसिकली मगर क्रोकोडाइल इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाया जाता है और मार्शी क्रोकोडाइल है, इट इज़ फाउंड थ्रू आउट द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो ये पता होना चाहिए कि जो मगर क्रोकोडाइल है ये पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हर जगह मिलता है। और इसका जो आईयूसीएन स्टेटस है वो क्या है, वल्नरेबल है। अभी ऊपर क्या पड़ा, इरावदी डॉल्फिन, इरावदी डॉल्फिन और गंगेटिक डॉल्फिन दोनों का आईयूसीएन स्टेटस क्या था, इंडेंजर्ड था। ये क्या है, मगर क्रोकोडाइल्स का आईयूसीएन स्टेटस क्या है, वल्नरेबल है। फिर बात करते हैं घड़ियाल। घड़ियाल क्या है? घड़ियाल का जो आईयूसीएन स्टेटस है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। यानी कि जो मगर है वो क्या है, वो वल्नरेबल है, बट जो घड़ियाल है वो क्या है, वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ये फ़िश ईटिंग क्रोकोडाइल है, फ़िश को ईट करता है और ये भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही मिलता है, जस्ट लाइक द मगर क्रोकोडाइल। और बेसिकली जो घड़ियाल है वो मोस्टली फाउंड इन द फ्रेश वाटर। जो घड़ियाल है वो फ्रेश वाटर में मिलता है। ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। और बाकी जो मगर है वो आपका मार्शी क्रोकोडाइल है। ठीक है, एंड मेनली इन द हिमालयन रिवर, चंबल रिवर, ठीक है, और उसके बाद विंध्यास माउंटेन रेंज में ये मिलता है, मध्य प्रदेश, नियर अबाउट द मध्य प्रदेश। ठीक है, और जो रिवर्स हैं जैसे घाघरा, गंडक और गिरवार, और उसके बाद रामगंगा, सोन रिवर, तो इन सारे रिवर में भी घड़ियाल मिलता है। तो घड़ियाल के बारे में हमें पता होना चाहिए। और बाकी ये जो नेशनल चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और कतरनी घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सोन रिवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है, और उड़ीसा के जो नियर अबाउट जो महानदी का जो एरिया है, सतकोशिया जो गॉर्च है, ठीक है, तो वहाँ पर ये मिलता है घड़ियाल। तो घड़ियाल क्या है, हमारा क्रिटिकली इंडेंजर्ड, और हमारा जो मगर है वो वल्नरेबल है। नेक्स्ट बात करते हैं सी वाटर एस्चुरी और द सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। तो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल क्या है? सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल जो है उसका जो आईयूसीएन स्टेटस है वो लीस्ट कंसर्न है एंड इट इज़ यूजली फॉल्स इन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द इंडिया। यानी कि जो उड़ीसा का जो रीजन है वो नियर अबाउट वहाँ पर मिलता है। तो हमने तीन तरह के क्रोकोडाइल के बारे में बात किया। पहले हमने बात किया किसके बारे में? पहले बात किया मगर क्रोकोडाइल के बारे में। मगर क्रोकोडाइल जो है वो वल्नरेबल है। दूसरा हमने बात किया घड़ियाल के बारे में। घड़ियाल जो है वो क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। फिर उसके बाद बात किया हमने सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल में जो कि लीस्ट कंसर्न है। ठीक है, तो सॉल्ट वाटर क्या है, लीस्ट कंसर्न है। घड़ियाल क्या है, घड़ियाल है क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। और मगर क्या है, वल्नरेबल है। घड़ियाल कहाँ रहता है? घड़ियाल फ्रेश वाटर में रहता है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें यहाँ से आपको पता होनी चाहिए।
फिर हम बात करेंगे सतलज रिवर के बारे में। सतलज रिवर क्या है? इट इज़ द लॉन्गेस्ट ऑफ द 5 ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस रिवर। इंडस रिवर की क्या है? 5 ट्रिब्यूटरी, आपको पता होगा। और उसमें भी डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? CJI यानी कि चेनाब, झेलम और इंडस, ठीक है। ये कहाँ जाती हैं? ये जाती हैं पाकिस्तान में, ठीक है। और बाकी जो रावी और ब्यास हैं वो कहाँ जाती हैं? वो इंडिया में है। देखिए ये जो है झेलम, चिनाब और इंडस ये जा रही हैं पाकिस्तान में, और जो रावी, सतलज और जो ब्यास हैं उसका जो एरिया है वो कहाँ पर है? वो इंडिया के रीजन में है, ठीक है। और आपको पता है कि 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी विद, इसको ट्रीटी को कंडक्ट करवाया था वर्ल्ड बैंक ने, तो ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। सो सतलज क्या है? 5 ट्रिब्यूटरीज है इंडस रिवर की, ये पता होना चाहिए। एंड इट राइजेज बियॉन्ड द इंडस बॉर्डर, ठीक है, स्लोप ऑफ द कैलाश माउंटेन मानसरोवर लेक ऑफ द रकास। तो जो रकास का मानसरोवर लेक है, रकास लेक है, वहाँ से क्या है? सतलज रिवर ओरिजिनेट करती है। फिर ये हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है वाया द शिपकिला पास एंड फ्लोज टू द साउथ वेस्टर्नली डायरेक्शंस, ठीक है। तो ये इतनी चीज़ें यहाँ से पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं रावी रिवर के बारे में। रावी रिवर जो है इट इज़ द ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस रिवर, ठीक है। तो ये चीज़ पता होना चाहिए। और उसके बाद रावी रिवर के बारे में हमें ये पता होना चाहिए कि बेसिकली ये जो रिवर है इस पर एक प्रोजेक्ट है, मल्टी पर्पस प्रोजेक्ट है। रंजीत सागर डैम है यहाँ पर, और शाहपुर कंडी डैम। तो ये 2 डैम के बारे में पता होना चाहिए आपको। सो दी शाहपुर कंडी डैम एंड दी रंजीत सागर डैम, दीज बोथ डैम्स आर ऑन दी रावी रिवर, ठीक है। तो ये चीज़ पता होना चाहिए कि रावी रिवर पर शाहपुर कंडी डैम और रंजीत सागर डैम है, ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं चिनाब रिवर। चिनाब रिवर जो बेसिकली है ये ओरिजिनेट होती है कहाँ से? बारालाचा पास, जो कि कहाँ पे है? लाहौल स्पीति वैली पे, ठीक है, जास्कर रेंज में, ठीक है। तो इतनी चीज़ें यहाँ पर पता होनी चाहिए, ठीक। और इसके बाद अगर बात की जाए कि चिनाब में कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं, तो चिनाब पर आपको पता होना चाहिए एक दलहस्ती प्रोजेक्ट है, बगलिहार डैम है, और उसके बाद साला डैम और रटले डैम। तो ये 4-5 तरह के जो डैम हैं वो चिनाब रिवर पर हैं, ठीक है। और जो तावी है, तावी इज़ एन इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ द चिनाब रिवर। तो चिनाब रिवर की एक इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी कौन है? तावी रिवर, ठीक है। एंड तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। फिर हम बात करते हैं झेलम रिवर। झेलम रिवर क्या है? झेलम रिवर बेसिकली बात किया जाए कि इसकी जो टोटल लेंथ है वो 813 किलोमीटर है, ठीक है। और उसकी जो कुछ ट्रिब्यूटरीज़ के बारे में बात किया जाए तो जैसे पूंछ हो गई, लिटर हो गई, और उसके बाद कुआन और कुन्हार, ये इसकी ट्रिब्यूटरी है। वूलर लेक जो है वो झेलम रिवर का ही एक पार्ट है, और ये इसका जो कन्फ्लुएंस होता है वो चिनाब और पाकिस्तान में हो जाता है। इंडस रिवर के बारे में मैंने बताया आपको कि लेक मानसरोवर, ठीक है, कैलाश पर्वत के आसपास से ये निकलती है, ठीक है। और इसकी अगर जो प्रिंसिपल ट्रिब्यूटरीज़ की बात करें इंडस रिवर की, तो जो शोयक रिवर है, ठीक है, तो वो इसकी क्या है? वो इसकी एक इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। उसकी लेफ़्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज़ कौन कौन सी हैं? चिनाब है, झेलम है, रावी है, ब्यास है और सतलज है। तो इस मोस्टली जो रिवर आ रही हैं, ठीक है, जैसे ये इंडस रिवर आ रही है तो यहाँ से इसको शोयक रिवर मिलेगी, बट बाकी जो सारी जो ट्रिब्यूटरी हैं वो उसकी कैसी हैं? वो उसकी लेफ़्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं, ठीक है। कौन कौन सी हैं? चिनाब है, झेलम है, रावी है, ब्यास है और सतलज है। तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद बात करें इंडस वाटर ट्रीटी। मैंने बताया जैसे वर्ल्ड बैंक ने इंडस वाटर ट्रीटी को करवाया था, ठीक है, और 1960 में इसको करवाया गया था। और इसके अकॉर्डिंग जो है जो पानी का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान हुआ था, ठीक है। तो बाकी मैंने बताया CJI से याद कर सकते हैं। इस चिनाब, झेलम और इंडस ये जो रिवर है ये किसकी हैं? पाकिस्तान की है। और उसके बाद रावी, व्यास और सतलज जो हो जाएंगी वो किसकी हो जाएंगी? वो इंडिया की हो जाएंगी। फिर उसके बाद परमानेंट इंडियन इंडस कमीशन को भी इस्टेब्लिश किया गया था वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ट्रीटी जो थी वो 1960 की ट्रीटी थी, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। फिर बात करते हैं लेटेड पेट्रोल इरेडिकेटेड ग्लोबली। मैंने बताया था कि जो पेट्रोल में लेड का इस्तेमाल करते हैं जो एंटी नॉकिंग कंपाउंड होता है, ठीक है, बट अब इसके इस्तेमाल को हमने क्या करा है? इसके इस्तेमाल को ग्लोबली पूरी तरह से हमने बैन कर दिया है, ख़त्म कर दिया है, ठीक है। तो बेसिकली इसको बंद कर दिया है। और टेट्रालेथिल एड, ठीक है, ये कंपाउंड यूज़ करते थे, ये पूरा नाम है इसका, टेट्रालेथिल एथिल लेड, ये यूज़ करते थे पेट्रोल में एडिटिव की तरह, ठीक है, जो कि एंटी नॉकिंग कंपाउंड है, ठीक है। और ये क्या करता था? जो ऑक्टेन नंबर था उसको क्या करता था? बूस्ट करता था, ठीक है। बट द प्रॉब्लम वाज कि जो लेड था वो क्या था? इट वाज अ टॉक्सिक सब्सटेंस, ठीक है, जो हमारी
बॉडी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता था, ब्रेन को, लिवर को, किडनी को, बोन्स को। तो लेड इज़ मेजर्ड द ब्लड टू अंडरस्टैंड द एक्सपोजर, ठीक है। तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए। द सोर्स ऑफ लेड, अभी लेड का क्या 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 सोर्सेस होते हैं, जैसे पिगमेंट हो गया, पेंट हो गया, पेंट में भी लेड रहता है। जो स्टेन ग्लासेस होते हैं, लेड के क्रिस्टल ग्लासवेयर्स होते हैं, सिरेमिक ग्लास होते हैं, ज्वेलरी जो होती है, टॉयज़, कॉस्मेटिक, ट्रेडिशनल मेडिसिन, इन सारे में कहीं ना कहीं जो होता है वो लेड का परसेंटेज रहता है। नॉकिंग ऑफ द इंजन, ये नॉकिंग का मतलब क्या होता है बेसिकली जो इंजन है, जब उसमें जो बेसिकली अनइवन कंबशन होता है, यानी कि जब पेट्रोल को बर्न करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब वो पूरी तरह से बर्न नहीं होता है तो वो क्या करता है, नॉकिंग करता है। तो पेट्रोल वहाँ पर वेस्ट होता है और इंजन आवाज़ करता है, दैट इज़ कॉल्ड द नॉकिंग। इसी को रिड्यूस करने के लिए हमने क्या किया था, एंटी नॉकिंग कंपाउंड डाला था, दैट इज़ दी टेट्राएथिल लेड। बट लेड की प्रेजेंस की वजह से फिर हमने उसे ग्लोबली बंद कर दिया। तो दिस वी शुड नो। रीज़न फॉर द नॉकिंग का रीज़न क्या है, एयर फ्यूल का जो मिक्सचर है वो अच्छे से नहीं हो पाता। तो ये क्या है, ये नॉकिंग ऑफ द इंजन कहता है। फिर आता है ऑक्टेन नंबर। ऑक्टेन नंबर क्या है, ये इसको कहते हैं एंटी नॉकिंग रेटिंग, कि जो भी फ्यूल है वो कितना अच्छा से बर्न हो रहा है। तो जितना अच्छा से बर्न होगा, हायर द नंबर हायर द फ्यूल बर्न। तो जितना अच्छे से फ्यूल बर्न होगा, उसकी जो ऑक्टेन नंबर है वो क्या होगा, वो उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें इतना पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज़ यूनिसेफ, दैट इज़ द यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। तो यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड ये क्या है, बेसिकली जो भी 1946 में इस्टेब्लिश किया गया था, इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड है, ठीक है। ये काम करता है रिहैबिलिटेशन के लिए, ये काम करता है, ठीक है। ये पता होना चाहिए। एंड इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क सिटी में है, ठीक है, दैट इज़ यूनाइटेड स्टेट्स में है, ठीक है। कौन कौन सी इसकी रिपोर्ट्स हैं ये पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट। तो यूनिसेफ की जो रिपोर्ट्स के बारे में, अ फ्यूचर फॉर द वर्ल्ड्स चिल्ड्रंस रिपोर्ट, तो फ्यूचर फॉर द वर्ल्ड चिल्ड्रंस रिपोर्ट ये यूनिसेफ ने लिखा था। स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट, तो स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट ये यूनिसेफ निकालता है। हैवी मेटल की बात करें, कौन कौन से मेटल जो होते हैं वह हैवी मेटल होते हैं, जैसे कैडमियम, ठीक है। कैडमियम से इटाई फैलता है, ठीक है, डिजीज़ फैलती है। फिर उसके बाद लेड से हमारा क्या होता है, लेड से एनीमिया होती है, और लेड से बेसिकली न्यूरल इश्यूज़ भी होती हैं। अगर लेड की प्रेजेंस आपकी बॉडी में ज़्यादा है, सो दैट कैन ऑल्सो कॉल द न्यूरल इश्यूज़। देन द मर्करी कॉल्स द मिनीमाटा डिजीज़। नाइट्रेट्स, द ब्लूबेरी सिंड्रोम, नाइट्रेट्स की वजह से ब्लूबेरी सिंड्रोम्स होता है। आर्सेनिक की वजह से क्या होता है, ब्लैक फुट डिजीज़ होता है। और उसके बाद एस्बेस्टॉस की वजह से एस्बेस्टोसिस होता है, और उसके बाद सिलिकॉसिस भी होता है। तो ये आपको इतनी चीज़ें पता होनी चाहिए कि लेड की वजह से एनीमिया और न्यूरल इश्यूज़, मर्करी, मिनीमाता, नाइट्रेट्स, ब्लूबेरी सिंड्रोम, आर्सेनिक, ब्लैक फुट डिजीज़, एल्बेस्ट्रोसिस, ठीक है। तो ये यहाँ से इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और फिर एक और पता होना चाहिए आपको, आइची अस्थमा, ये क्या होता है, सल्फ़र डाइऑक्साइड एंड द नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो सल्फ़र डाइऑक्साइड, ठीक है, सल्फ़र डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से क्या होता है, आयोची अस्थमा हो जाता है। फ्लोरोसिस क्या होता है, फ्लोरोसिस मतलब कि फ्लोरीन की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, दैट कॉज द फ्लोरोसिस, ठीक है। एक होता है डेंटल फ्लोरोसिस, ठीक है। ये क्या होता है, बेसिकली जब आप कंटिन्यूली हाईली एक्सपोज्ड होते हो इन द कॉन्टेक्ट ऑफ द फ्लोराइड, तो आपके जो होते हैं जो टीथ होते हैं वो क्या होते हैं, येलो हो जाते हैं, ठीक है। तो येलोइश हो जाते हैं, तो उसे कहते हैं कि डेंटल फ्लोरोसिस। स्केलेटल फ्लोरोसिस भी होता है, ये डिस्टर्बेंस ऑफ द कैल्शियम मेटाबॉलिज्म इन द फॉर्मेशन ऑफ द बोन्स ऑफ द बॉडी। आपकी बॉडी में जब भी कैल्शियम का जो मेटाबॉलिक जो रेट है, यानी कि जो फॉर्मेशन का रेट है या जो परसेंटेज है, वो जब भी अल्टर होता है, देन वी आर प्रोन टू द स्केलेटन फ्लोरोसिस, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करें यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, अभी हमने बात किया था, ठीक है। नैरोबी केनिया में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। कई सारी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट भी निकालता है। 5 जून को हम लोग वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स की बात करें यूएनईपी की, तो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स में आपके इमिशन गैप रिपोर्ट आ जाएगा, अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट आ जाएगा, ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक, फ्रंटियर रिपोर्ट, इन्वेस्ट इन द हेल्दी प्लानट, नेक्स्ट इज द ग्लोबल क्लाइमेट लिटिगेशन रिपोर्ट एंड राइज ऑफ द इन्वायरमेंटल क्लाइमेट, जो कि यूएनईपी और इंटरपोल के माध्यम से रिलीज़ की जाती है। और उसके बाद फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट, इनोवेशन वेल्थ रिपोर्ट, फिर इसके बाद इंडियन ओशियन एक्सपेरिमेंट रिपोर्ट, ओशियन डी ऑक्सीजनेशन रिपोर्ट। तो ये जो सारी रिपोर्ट्स हैं ये कौन निकालता है, ये सारी रिपोर्ट कौन निकालता है, यूएनईपी निकालता है। फिर से रिवाइज करेंगे हम, देखिए यूएनईपी कौन कौन सी रिपोर्ट निकालता है, इमिशन गैप रिपोर्ट, अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट, ठीक है। और उसके बाद ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक, फ्रंटियर रिपोर्ट, इन्वेस्ट इनटू द हेल्दी प्लैनेट, ग्लोबल क्लाइमेट लिटिगेशन रिपोर्ट, फिर उसके बाद राइज ऑफ द एनवायरमेंटल, यूएनईपी और इंटरपोल के माध्यम से। फिर उसके बाद फूड वेस्ट इंडेक्स, कौन सा कंट्री कितना फूड वेस्ट कर रहा है, और फिर उसके बाद इनोवेटिव इंडेक्स रिपोर्ट,
इंडियन ओशियन एक्सपेरिमेंट रिपोर्ट और ओशियन डी ऑक्सीजनेशन रिपोर्ट। तो ये सारी रिपोर्ट कौन निकालता है? ये सारी रिपोर्ट यूएनईपी निकालता है। यूएनईपी का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे? नैरोबी, केन्या में है, ठीक है। और यूएनईपी के मेजर कौन कौन से कैंपेन हैं? पहला है बीट पोल्यूशन कैंपेन, ताकि पोल्यूशन को बीट किया जा सके। यूनाइटेड नेशन 75 वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को मनाते हैं। और उसके बाद वर्ल्ड फॉर लाइफ, ठीक है। तो वर्ल्ड फॉर लाइफ में किसकी रिपोर्ट है? इट इज़ द रिपोर्ट ऑफ द यूएनईपी। नेक्स्ट बात करते हैं WWF यूएनईपी रिपोर्ट ऑन द ह्यूमन वाइल्ड लाइफ को एग्जिस्टेंस, ठीक है, यानी कि ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ कैसे को एग्जिस्ट करते हैं। तो ये रिपोर्ट निकाली गई थी WWF, दैट इज़ द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, और यूएनईपी के माध्यम से निकाला गया था। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, इसका जो सिंबल है, इसका सिंबल है पांडा, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट बात करते हैं आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट के बारे में, दैट इज़ दी आस्पा, ठीक है। ये 1958 में लगाया गया था, ठीक है। ये कहाँ पे लगाया गया था? जो नॉर्थ ईस्ट एरिया, जो भी डिस्टर्ब्ड एरिया है, वहाँ पर ये लगाया गया था। तो ये पता होना चाहिए, ठीक है। एंड इट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय द सेंट्रल आर्म्ड फोर्स पुलिस, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। तो बेसिकली जो भी डिस्टर्ब्ड एरिया में है, दे हैव द राइट, सेंट्रल आर्म्ड फोर्स हैज़ द राइट टू किल एनीवन, ठीक है, विदाउट कंट्रावेंशन ऑफ द लॉज एंड अरेस्ट एंड द सर्च। तो उनके पास कोई भी अरेस्ट और सर्च का वारंट है, वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। सो ये काफ़ी डिस्प्यूट में था, ठीक है। तो बेसिकली ये पता होना चाहिए कि पहले तो ये डिस्टर्ब्ड एरिया में लगाया जाता है, ठीक है। और बेसिकली सेंट्रल ने इसको पास किया गया था, ठीक है। पर सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में कहा कि अपहोल्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द आस्पा, और कहा कि बेसिकली आस्पा डज नॉट कन्फर एनी आर्बिट्रेरी टू डिक्लेयर एन एरिया एज एन डिस्टर्ब्ड एरिया। तो बेसिकली जो डिस्टर्ब एरिया है वो आस्पा नहीं गवर्नमेंट डिक्लेयर करेगी, ऐसी चीज़ें इसमें बात की गई थी, ठीक है। तो ये आस्पा के बारे में थोड़ी सी चीज़ें आप यहाँ से पढ़ लेंगे, ठीक है। तो फिर बात करते हैं कोकिंग, दैट इज़ दी कोल स्टॉकिंग नॉर्म्स, ठीक है, कि कितना कोल को स्टॉक कर सकते हैं, उसके बारे में क्या नॉर्म्स हैं। तो ये बेसिकली जो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी है, ये इसका इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, इसने रिवाइव किया था कोल स्टॉकिंग नॉर्म्स एट दी थर्मल पावर स्टेशंस, ठीक है, विद एम टू प्रिवेंट दी रिपीट ऑफ द लो कोल स्टॉक सिचुएशन इन द वेरियस प्लांट। यानी कि आपको पता है कोल से कई सारा पोल्यूशन होता है, तो कोल्स का स्टॉक पाइलिंग को अवॉइड करने के लिए, और ताकि चीप क्वालिटी के कोल को हम लोग ना यूज़ करें, ठीक है, अच्छे क्वालिटी के कोल को यूज़ करें ताकि कार्बन इमिशन कम हो। तो ये सारी चीज़ें कौन कर रहा था? ये सारी कई सारे रूल्स नॉर्म्स को रिवाइज किया गया था बाय द सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, ठीक है। तो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी क्या है? ये इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन अंडर द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट ऑफ 2003 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। कोल सेक्टर के बारे में बात की जाए, कोल सेक्टर क्या है? कोल सेक्टर जो है इंडिया का जो थर्ड लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर है। इंडिया जो है मतलब इंडिया जो है वो क्या है? थर्ड लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि इंडिया क्या है? थर्ड लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर है, ठीक है। कोल क्या है? बेसिकली हमारा जो 55% इंडिया की जो 55% जो एनर्जी नीड है वो कहाँ से आती है? वो कोल सेक्टर से ही आती है। तो ये हमें पता होना चाहिए। सबसे ज़्यादा जो कोल रिजर्व्स है वो कहाँ मिलता है? जैसे झारखंड में हो गया, फिर उसके बाद उड़ीसा में हो गया, छत्तीसगढ़ में हो गया, वेस्ट बंगाल और मध्य प्रदेश। तो ये जो सारे स्टेट्स हैं यहाँ पर क्या है? मैक्सिमम कोल के रिजर्व्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात किया जाए कि अगर बात की जाए बरीड सनशाइन, ठीक है, कई सारे कोल के नाम है। तो बरीड सनशाइन किसको कहते हैं? जो कोल होता है उसको बरीड सनशाइन कहते हैं। ब्लैक गोल्ड किसको कहते हैं? ब्लैक गोल्ड कहते हैं पेट्रोलियम को। और उसके बाद गोल्डन फाइबर किसको कहते हैं? जूट को कहते हैं। और उसके बाद ग्रीन गोल्ड किसको कहते हैं? बैम्बू को कहते हैं। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया अहमदाबाद को कहते हैं। मैनचेस्टर ऑफ जापान ओसाका को कहते हैं। सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया को। और सिलिकॉन प्लाटू किसको कहते हैं? बैंगलोर को कहते हैं, ठीक है। एंड तो दिस यू शुड नो, ठीक है। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बैंगलोर इज़ ऑल्सो द मे बी द हेडक्वार्टर ऑफ द सिल्क, ऐसा देख लेना आप थोड़ा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कोल इन इंडिया, मैंने बताया कि कहाँ कहाँ पर कोल मिलते हैं। तो मैंने बताया जैसे झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल और मध्य प्रदेश। अपार्ट फ्रॉम दैट जो गोंडवाना टाइप ऑफ कोल फील्ड है, 98% बिलोंग टू द गोंडवाना टाइप विच वर 250 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। पर इंडिया में दिक्कत क्या है कि इंडिया में बेसिकली सेडिमेंट्री कोल भी मिलता है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं होता। कोकिंग कोल हम मोस्टली बाहर से इम्पोर्ट करते हैं, ठीक है। तो टर्शरी कोल्ड फील्ड, इंडिया जो है 2% बिलोंग करता है टर्शरी टाइप ऑफ कोल को, ठीक है। तो ये पर क्लासिफिकेशन ऑफ कोल्ड आपको पता है कि कई सारे टाइप होते हैं कोल के, जैसे
अगर मैं बात करूँ बिटमिनस हो गया, ठीक है ना। तो उसके बाद लिग्नाइट हो गया। सबसे ज़्यादा जो बेस्ट क्वालिटी का कोल होता है वो क्या होता है, एंथ्रासाइट होता है। उसके बाद होता है बिटमिनस या सेमी बिटमिनस होता है, फिर उसके बाद लिग्नाइट, फिर उसके बाद पीट। तो ये बेसिकली 4 कैटेगरी के क्या हो गए, ये 4 कैटेगरी के कोल हो गए। सबसे ज़्यादा जो बेस्ट है वो एंथ्रासाइट होता है, जिसमें कार्बन का कंटेंट होता है नियर अबाउट 80 to 95% कार्बन का कंटेंट होता है, ठीक है। इसमें बेसिकली ब्लू फ्लेम निकलती है और ये मोस्टली जम्मू एंड कश्मीर का जो रीजन है वहाँ पर ये मिलता है, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। और इसकी जो एंथ्रासाइट की जो होती है कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है देन द बिटमिनस और द सेमी बिटमिनस। इसमें जो कार्बन कंटेंट होता है वो नियर अबाउट 80% होता है, 60 to 80% होता है। इसमें कितना था एंथ्रासाइट में था 80 to 90%, ठीक है, 95%। इसमें कितना है 60 to 80%, ठीक। और बेसिकली ये मिलेगा आपको झारखंड में, वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में मिलेगा, ठीक है, बिटुमिनस कोल। एंथ्रासाइट कहाँ मिल रहा था, जम्मू कश्मीर की वैली में मिल रहा था। नेक्स्ट इज़ दी लिग्नाइट। लिग्नाइट में जो कार्बन का जो परसेंटेज होगा इट विल बी नियर अबाउट द 40 to 50%, ओके। नेक्स्ट इज़ दी पीट। पीट में जो कार्बन कंटेंट होगा सबसे ज़्यादा कम होगा 40% और बहुत सारा इसमें स्मोक का फॉर्मेशन होगा। इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू होगी, ठीक है, यानी कितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है वो बहुत ही ज़्यादा लो होगी, ठीक है। झारखंड में कई सारी जैसे माइंस हैं, जैसे झरिया है, ठीक है, और उसके बाद बोकारो है, गिरीत है, फिर उसके बाद कर्नापुरा है। तो ये सारी जो झारखंड की इंपॉर्टेंट माइन है। छत्तीसगढ़ में क्या है, छत्तीसगढ़ में आपकी कोरबा है, ठीक है। तो ये है कोरबा बेसिकली ट्रिब्यूटरी जो महानदी की है वहाँ पर ये लोकेटेड है, ठीक है। और उड़ीसा की बात करें, उड़ीसा में जैसे हमने बात किया कि जो तलचर फील्ड है, ठीक है, तो वो क्या है, वो उड़ीसा की है, रामपुर भी है, ठीक है। तो ये सारी कोल फील्ड कहाँ पे हैं, उड़ीसा में है। महाराष्ट्र की कौन कौन सी कोल फील्ड है, कामपेटी और वून फील्ड। तो ये जो दोनों फील्ड है कहाँ की हैं, महाराष्ट्र की हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करें हम फ्यूल गैस डी सल्फरेशन। ये क्या है, ये सिंपली बात कर रहा है कि बस पता है आपको जो सल्फ़र है बहुत ज़्यादा हार्मफुल है हमारे एनवायरनमेंट के लिए, ठीक है, तो हर तरह से, ठीक है, एयर क्वालिटी इंडेक्स को ख़राब करती है। तो सल्फ़र क्या है, सल्फ़र को कैसे रिमूव किया जाए, तो रिमूवल ऑफ द सल्फ़र डाइऑक्साइड इज़ कॉल्ड द फ्यूल गैस डी सल्फरेशन। तो रिमूवल करना है हमें सल्फ़र डाइऑक्साइड का, दिस इज़ कॉल्ड द फ्यूल गैस डी सल्फोनेशन, ठीक है। तो बस इतनी चीज़ें यहाँ से पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या अप्रूव किया है ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फेज़ 2 का। इसमें क्या है कि बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है, ठीक है, जो कि रिन्यूएबल सोर्सेज से, जैसे विंड एनर्जी हो गई, सोलर एनर्जी हो गई, जो भी कन्वेंशनल एनर्जी हो गई ग्रिड से, ठीक है। तो इसमें इससे हम लोग एनर्जी जनरेट करेंगे और हमारा एक क्या है जो 450 गीगावाट है रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी है 2030 तक का, इसको हमें अचीव करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें पता होना चाहिए। और कौन कौन से स्टेट हैं जो इम्प्लीमेंटिंग स्टेट, जैसे यूपी, कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और तमिलनाडु और केरला जो है ये इम्प्लीमेंटिंग स्टेट हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ से पता होनी चाहिए। फिर बात करते हैं नेशनल ऑर्गन टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन। नेशनल ऑर्गन टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन हमें बताया गया कि ऑर्गन्स की डोनेशन की प्रॉब्लम बहुत रहती है इंडिया में। सो बिकॉज ऑफ दैट वी हैव नेशनल ऑर्गन टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इसको सेटअप किया गया था अंडर द डायरेक्टर जनरल ऑफ द हेल्थ एंड द फैमिली सर्वे, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, ठीक है, न्यू दिल्ली में इसको सेटअप किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट जो अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट क्या है, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ द ह्यूमन ऑर्गन, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ द ह्यूमन ऑर्गन एक्ट ऑफ 2011। ट्रांसप्लांटेशन ऑफ द ह्यूमन ऑर्गन एक्ट 2011 के अंतर्गत इसको सेटअप किया गया था। तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए आपको, ठीक है। और इसमें हमने 2 सब यूनिट सेटअप की थी, लेकिन नेशनल ऑर्गन टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत 2 यूनिट को सेटअप किया था। द फर्स्ट इज़ दी नेशनल ह्यूमन ऑर्गन टिश्यू रिमूवल स्टोरेज नेटवर्क, द सेकेंड इज़ दी नेशनल बायोमेट्रिक सेंटर। तो ये 2 चीज़ों को सेटअप हमने किया गया था, ठीक है। इसका वही काम है कि जो भी ऑर्गन्स है उसका अवेलेबिलिटी को पूरा देखना और ये सारी चीज़ें देखना। तमिलनाडु, ध्यान रखना कि जो तमिलनाडु है, ठीक है, तो तमिलनाडु जो था वो बेस्ट स्टेट था इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है, ठीक है। तो टिश्यू और ऑर्गन के बीच में डिफरेंस पता ही होगा आपको। कई सारे जब टिश्यू एक साथ मिलते हैं तो वो ऑर्गन का निर्माण करते हैं। जैसे सेल होती है, सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन और ऑर्गन से पूरी बॉडी बनती है, ठीक है। और तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ग्रीन डे अहेड मार्केट, ये क्या है, ये बेसिकली ये क्या है, ये एक मॉडल है जिसे सेलिंग ऑफ द पावर बाय द रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपर इन द ओपन मार्केट विदाउट गेटिंग इनटू द लॉन्ग टर्म इनिशिएटिव। कहने का मतलब क्या है कि जो भी आप पावर जनरेट करोगे एनर्जी से, उसको क्या कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से इतना ही समझना है, ठीक है।
फिर हम बात करते हैं एनर्जी सर्टिफिकेट के बारे में, ठीक है। एनर्जी सर्टिफिकेट क्या होता है? एनर्जी सर्टिफिकेट क्या है? ये जैसे आप क्या करो, जैसे आप अपनी एनर्जी जनरेट कर रहे हो, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट कर रहे हो, उस रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करने के बाद आप उस रिन्यूएबल एनर्जी को बेच सकते हो, सेल कर सकते हो, ठीक है, ठीक है, उसको सेल कर सकते हो। मतलब ये उस एनर्जी को नहीं सेल कर रहे हो आप, बेसिकली उसके सर्टिफिकेट को सेल कर रहे हो कि आपने जो एनर्जी बेसिकली बनाई है ये रिन्यूएबल सोर्सेज से है, ठीक है। तो उसको कोई दूसरा आदमी क्या कर सकता है? परचेज़ कर सकता है। तो यही कॉन्सेप्ट है, ये इसमें बताया गया है कि इसमें रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट में। फिर हम बात करते हैं द नेक्स्ट टॉपिक इज़ दी स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट, ठीक है। सो स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट ये कौन निकालता है? जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है वो क्या करता है? स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट निकालता है, ठीक है। यानी कि जो फॉरेस्ट सर्वे है उसमें जो किया, फॉरेस्ट सर्वे में स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट को निकाला जाता है, ठीक है। और ये कौन निकालता है? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट को निकालता है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो देहरादून में है और 1981 में इसको स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। फर्स्ट फॉरेस्ट सर्वे जो हुआ था वो 1987 में हुआ था, ठीक है, ये पता होना चाहिए। और करेंटली जो इंडिया ने किया है वो 17th फॉरेस्ट सर्वे किया हुआ है 2021 में, ठीक है। और इसमें 17 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी को लिया गया था। अचीव टारगेट था 33% फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर। आपको पता है कि जो अचीव्ड टारगेट है हमारा वो कितना है? 33%, एटलीस्ट 33% जो है वो टारगेट फॉरेस्ट का होना ही चाहिए, ठीक है। सेंसस की बात करें तो बेसिकली जैसे पॉपुलेशन सेंसस होती है वो हर 10 साल में होती है, ठीक है। बट जो लाइफ स्टॉक की सेंसस होती है वो हर 50 साल में होती है। और उसके बाद जो एग्रीकल्चरल सेंसस होती है 5 साल में, टाइगर सेंसस 4 साल में, और उसके बाद एलिफेंट सेंसस कितने साल में? 5 साल में। राइनो की सेंसस कितने साल में होती है? 3 साल में होती है। फॉरेस्ट सर्वे की सेंसस 2 साल में होती है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि हर जो सर्वे की मतलब सेंसस होती है वो अलग अलग होती है। मेन इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं आपको पता होना चाहिए। पहले तो एग्रीकल्चर पता होना चाहिए, टाइगर की सेंसस हर 4 साल में होती है ये पता होना चाहिए आपको। एलिफेंट की सेंसस हर 5 साल में होती है ये पता होना चाहिए। राइनो की सेंसस जो होती है वो 3 साल में होती है। और फॉरेस्ट सर्वे हमेशा 2 साल में होता है। तो इतनी चीज़ें यहाँ से आपको पता रहनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे पास नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी भी है, ठीक है। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ 1988 भी है हमारे पास, ठीक है, जिसमें कई सारी जो पॉलिसीज़ हैं जिसमें कई सारे टारगेट्स हैं वो बताए गए हैं। जिसमें से एक टारगेट ये भी है कि हमें 33% ऑफ द फॉरेस्ट कवर को क्या करना है? अचीव करना है, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए, ठीक है। करंट हमारा कितना टारगेट, करेंटली हमने कितना ऑक्यूपाई कर लिया है? हमने करेंटली 24.56% जो है वो ऑक्यूपाई किया हुआ है। इसमें हमारा ट्री कवर और फॉरेस्ट कवर दोनों को मिला के है। तो ट्री कवर और फॉरेस्ट कवर दोनों को मिला के है। 2019 में जो मैंने बताया था कि वो कितना है? 24.6%, जिसमें ट्री कवर और फॉरेस्ट कवर दोनों क्या हैं? इंक्लूडेड है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द सर्वे अगर बात किया जाए तो वेरी डेंस फॉरेस्ट है, देखिए, जहाँ पर जो कैनोपी डेंसिटी है वो हमारा मोर देन 70% है। वो कितना है? 3.02%। यानी कि टोटल हमारा जो फॉरेस्ट है वो कितना है? 24.06%, ठीक है। इसमें हमारा टी कवर भी है और फॉरेस्ट कवर भी है। बट इसमें से अगर बात किया जाए कि सबसे ज़्यादा जो डेंसिटी है कैनोपी की, ठीक है, मोर देन 70%, वो कहाँ पर है? वो सिर्फ है हमारा 3.02% के एरिया में। मॉडरेट डेंसिटी की बात करें, यानी कि जो डेंसिटी हो कैनोपी की वो कितना है? 40 to 70% हो, वो है 9.38% पे। और 10 to 40% की कैनोपी जो है वो 9.26% के एरिया में है। ट्री कवर मैक्सिमम कहाँ पे है? सो मैक्सिमम जो ट्री कवर है वो कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। तो ये पता होना चाहिए हमें कि जो मैक्सिमम ट्री कवर है वो कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें कि अकॉर्डिंग टू द एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू जो फॉरेस्ट जो है उसको कैसे क्लासीफाई किया गया है। देखो 53% जो है वो रिजर्व फॉरेस्ट है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है 23%, और उसके बाद अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट है 38%। तो ये क्या है? ये फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन आपको बहुत इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए। रिजर्व फॉरेस्ट 53%, प्रोटेक्टेड 29% और अनक्लासिफाइड जो है वो 38% है। एरिया वाइज फॉरेस्ट अगर कवर की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट कवर का जो एरिया वाइज है वो कहाँ पर है? वो है एमपी में, फिर उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश में, फिर उसके बाद है छत्तीसगढ़ में, फिर उड़ीसा और महाराष्ट्र में,
और मैं भी अभी बताया कि सबसे ज़्यादा जो ट्री कवर है, ठीक है, ट्री कवर सबसे ज़्यादा वो कहाँ पे है, ट्री कवर भी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में ही है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको इतनी यहाँ से पता होना चाहिए। कैनोपी डेंसिटी, ठीक है, बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें रिवाइज हो जाएँ। कैनोपी डेंसिटी, ठीक है, वो कितनी है, 3.02%। फिर परसेंटेज वाइज, परसेंटेज एरिया वाइज अगर देखा जाए, ठीक है, तो परसेंटेज वाइज फॉरेस्ट देखा जाए, अभी हमने यहाँ पर क्या देखा, इस पॉइंट में देखा हमने कि एरिया वाइज सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो इसमें है हमारा एमपी है, फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है और छत्तीसगढ़ है। बट अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज वो कहाँ मिलेगा, सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज मिलेगा वो मिलेगा मिज़ोरम में, ठीक है, और फिर अरुणाचल प्रदेश में, फिर उसके बाद मणिपुर में और फिर नागालैंड में। तो ये क्या है, ये परसेंटेज वाइज है, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं एरिया वाइज ट्री कवर कहाँ पर ज़्यादा है। मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा ट्री कवर कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है, और एरिया वाइज भी जो ट्री कवर है वो कहाँ पे, महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में, राजस्थान में है, एंड देन एमपी में। नेक्स्ट बात करें परसेंटेज वाइज ट्री कवर, वो कहाँ पर है, वो है आपका छत्तीसगढ़, सॉरी चंडीगढ़, दिल्ली और केरल। यानी कि अगर ट्री कवर की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो ट्री कवर है वो है कहाँ पर, एरिया वाइज में, महाराष्ट्र में। बट अगर बात की जाए परसेंटेज वाइज, तो परसेंटेज वाइज सबसे ज़्यादा जो ट्री कवर है वो कहाँ पे है, चंडीगढ़ में, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट फॉरेस्ट सर्वे जो है, जो कनेक्ट हुआ है अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर और मिजोरम, ठीक है, तो फॉरेस्ट कवर जो रिड्यूस्ड हुआ है, यानी कि फॉरेस्ट कवर जो रिड्यूस हुआ है वो कहाँ पर हुआ है, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मिज़ोरम। सो अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मिज़ोरम में फॉरेस्ट कवर रिड्यूस हुआ है। लेकिन अभी मैंने बताया ऐसे देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश में क्या है, अरुणाचल प्रदेश में जो बेसिकली परसेंटेज वाइज देखा जाए तो वहाँ पर वो मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश आएंगे, ठीक है। फॉरेस्ट कवर इंक्रीज्ड कहाँ पे हुआ है, फॉरेस्ट कवर इंक्रीज़ हुआ है आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में और उड़ीसा में। सो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा में जो फॉरेस्ट कवर है वो इंक्रीज़ हुआ है। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मिज़ोरम में फॉरेस्ट कवर डिक्रीज़ हुआ है। अगर बात की जाए कार्बन स्टॉक्स का, तो मैक्सिमम जो कार्बन स्टॉक्स है वो कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। कार्बन स्टॉक का मतलब कि कितना ज़्यादा कार्बन का सिक्वेस्ट्रेशन किया हुआ है वहाँ के जो फॉरेस्ट हैं, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ कार्बन इन ऑर्गेनिक फॉर्म, ठीक है, कहाँ कहाँ पर कार्बन का प्रेजेंस मिलता है ऑर्गेनिक फॉर्म में। तो सबसे पहले पता है हमें कि जो भी अगर एबव ग्राउंड की बात किया जाए तो ट्रीज़ जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा कार्बन को सिक्वेस्ट्रेशन करते हैं। फिर उसके बाद जो डेड लेटर होता है वो भी करता है। बिलो द ग्राउंड भी कई सारी चीज़ें करती हैं। सॉइल, जो सॉइल होती है, सॉइल में भी क्या होती है, सॉइल में भी जो भी ऑर्गेनिक कार्बन होता है उसका सिक्वेस्ट्रेशन करते हैं। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए जो पोल्स होते हैं, पोल्स में जो सॉइल होती है, ठीक है, तो वो सॉइल कैसी होती है कि नीचे सॉइल होती है और उसके ऊपर क्या होती है, पूरी बर्फ़ होती है, ठीक है। तो अगर बर्फ़ पिघलेगी, ठीक है, तो उसके बाद ये सॉइल जो हो जाएगी वो भी एक्सपोज्ड हो जाएगी एटमॉस्फेयर में। और इस सॉइल में क्या होता है, मीथेन बहुत ज़्यादा होता है, तो ग्लोबल वार्मिंग कॉज करेगा वो बहुत ज़्यादा। तो ये चीज़ पता होना चाहिए कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं वो अफेक्ट करते हैं सॉइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, फैक्टर अफेक्टिंग सॉइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, तो फर्स्ट इज़ द टेम्परेचर अफेक्ट करता है सॉइल के ऑर्गेनिक कंपाउंड को, मॉइस्चर, सैलिनिटी और वेजिटेशन, ये सारे जो कंपोनेंट हैं ये सॉइल के ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद अभी हमने ये जो हम पढ़ रहे हैं ये क्या है, ये फॉरेस्ट सर्वे की रिपोर्ट है, जो कि हम फॉरेस्ट सर्वे की रिपोर्ट है जो कि कौन निकालता है, बेसिकली फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये हम बात कर रहे हैं स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको याद रखना है कि जो स्टेट ऑफ द वर्ल्ड रिपोर्ट, ठीक है, स्टेट ऑफ द वर्ल्ड रिपोर्ट जो है ये कौन निकालता है, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन और यूएनईपी, ठीक है। और इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं, इसके हेडक्वार्टर जो है वो रोम में है और इसके हेडक्वार्टर क्या है, नैरोबी केनिया में है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू इट 31% ऑफ द ग्लोबल लैंड जो है वो फॉरेस्ट लैंड है, यानी कि पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में जो ग्लोबल लैंड है उसका 31% जो है वो फॉरेस्ट लैंड है, ठीक है। ये पता होना चाहिए। इंडिया में कितना है, 24%, 24.6%, ठीक है, इतना हमारे पास फॉरेस्ट है। पर हमारा टारगेट है 33% बनाने का। इंडिया का ओवरऑल अगर बात किया जाए कि पूरे वर्ल्ड का कितना लैंड इंडिया होल्ड करता है, तो 2.17% जो है पूरे वर्ल्ड का इंडिया लैंड होल्ड करता है। और नियर अबाउट 17.7% जो इंडिया पूरे वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो इंडिया होल्ड करता है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर बात करें फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की, जो कि फॉरेस्ट सर्वे को निकालता है हर 4 साल में, सॉरी हर 2 साल में, ठीक है। तो ये क्या करता है, स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट को निकालता है बाई एनुअली, यानी कि हर 2 साल में फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया स्टेट ऑफ
फॉरेस्ट रिपोर्ट को निकालता है। जो लेटेस्ट निकला था वो 2021 का निकला था, ठीक है, ये चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। और बेसिकली कई सारे मेथड्स है, टेक्नोलॉजी को ये अडॉप्ट करता है, जैसे टेक्नोलॉजी ऑफ द फॉरेस्ट में जैसे ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम उसको अडॉप्ट करता है, रिमोट सेंसिंग को अडॉप्ट करता है, और कई सारे पर्सनल्स भी इनके इन्वॉल्व रहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ग्लोबल फॉरेस्ट असेसमेंट रिपोर्ट। अभी हमने अपनी रिपोर्ट पढ़ ली, यानी कि हमने फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट पढ़ ली, ठीक है, कितना कितना फॉरेस्ट कम हुआ है, ज़्यादा हुआ है, कहाँ पर कैनोपी डेंसिटी कितनी क्या है, वो सारा पढ़ लिया। अपार्ट फ्रॉम दैट नाउ अब हम आते हैं किस पे, ग्लोबल फॉरेस्ट असेसमेंट रिपोर्ट में। सो ग्लोबल फॉरेस्ट असेसमेंट रिपोर्ट कौन निकालता है, FAO निकालता है, हेडक्वार्टर रोम में है इसका, ठीक है। इसमें बताया गया है कि जो वर्ल्ड्स फॉरेस्ट जो बेसिकली है, ठीक है, एंड द वे विच रिड्यूस चेंजिंग, इंडिया जो है वो बेसिकली 10th पोजीशन में है, और विच हैज़ ओनली 2% ऑफ द ग्लोबल फॉरेस्ट। तो इंडिया जो है वो बेसिकली 2% ऑफ द ग्लोबल फॉरेस्ट को क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है, जिसमें रशिया जो है वो वर्ल्ड का फर्स्ट नंबर पे है, जो 20% ऑफ द ग्लोबल फॉरेस्ट को क्या करता है, होल्ड करता है। इन एनुअल फॉरेस्ट गेन जो इंडिया ने रैंक लिया है वो 3rd है। एनुअल फॉरेस्ट गेन कितना है, सालाना हमारा कितना फॉरेस्ट गेन हो रहा है, ठीक है, तो वो उसमें हमारा जो है वो बेसिकली 3rd नंबर है। और मैंने बताया कि पूरे ग्लोबल, ठीक है, पूरे ग्लोब का, पूरे वर्ल्ड का जो 31% है वो क्या है, 31% जो लैंड है वो फॉरेस्ट लैंड है, ठीक है। पूरे वर्ल्ड का 31%, यहाँ मैंने पढ़ाया था आपको, पूरे वर्ल्ड का 31% जो है, ठीक है, वो ग्लोबल लैंड का क्या है, फॉरेस्ट लैंड है, ठीक है। तो ये इतनी चीज़ें यहाँ से पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट, वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट। अभी मैंने बताया स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट को निकालता है FAO और UNEP निकालता है। इसमें बताया गया है ये कि जो 31% है, जैसे मैंने बताया अभी आपको, वो क्या है, ग्लोबल लैंड का क्या है, फॉरेस्ट लैंड है। और इंडिया कितना होल्ड कर रहा है, इंडिया होल्ड कर रहा है 2%, 2% ऑफ द ग्लोबल जो भी लैंड है, ठीक है, ग्लोबल फॉरेस्ट लैंड जो है उसका इंडिया होल्ड कर रहा है, ठीक है। फिर बात करते हैं रिकॉर्डेड फॉरेस्ट, कितने फॉरेस्ट को रिकॉर्ड किया है, जैसे मैंने बताया कि रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट है, जिसमें रिजर्व फॉरेस्ट 53%, प्रोटेक्टेड 29 और अनक्लासिफाइड जो है वो 18% जो फॉरेस्ट है, ठीक है। तो ये पता अभी मैंने यहाँ पे देखिए ऊपर डिस्कस किया है, अगर आपको याद नहीं आ रहा तो जस्ट अ मिनट, ये मैंने बताया यहाँ पे कि जो रिजर्व फॉरेस्ट है वो कितना है, 53%, प्रोटेक्टेड जो है वो 29 और 38% अनक्लासिफाइड है, ठीक है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो 38 इट इज़ 53% रिजर्व्ड है, प्रोटेक्टेड 29 है, और 18% ही है। यहाँ पे एक गलत लिख गया मेरे ख्याल से, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है 38, हाँ ऑब्वियसली गलत है, ठीक, 18 होगा 53, ओके। तो ये यहाँ पे 38 नहीं होगा, यहाँ पे 18 होगा अब से। सो 53 क्या हो गया, रिजर्व हो गया, 29 प्रोटेक्टेड, और उसके बाद अनक्लासिफाइड 18%, ठीक है। अब बात करते हैं नेशनल फॉरेस्ट इन्वेंट्री के बारे में। ये क्या है भैया, नेशनल फॉरेस्ट इन्वेंट्री क्या है। सो नेशनल फॉरेस्ट इन्वेंट्री ये रिलीज़ करेंगी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है तो वो क्या रिलीज़ करेगा, नेशनल फॉरेस्ट इन्वेंट्री को वो रिलीज़ करेगा। ये क्या, ये बताता है कि रिकॉर्ड ऑफ द ग्रोइंग स्टॉक्स ऑफ द फॉरेस्ट इन द एरिया आउटसाइड द फॉरेस्ट एंड द बेम्बू रिसोर्स के बारे में, कार्बन स्टॉक्स के बारे में, ये सारी चीज़ों के बारे में ये बताता है। तो नेशनल फॉरेस्ट इन्वेंट्री, आपको इसके बारे में इतना ही समझना है कि नेशनल फॉरेस्ट इन्वेंट्री इट इज़ रिलीज बाय द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। फिर बात करते हैं अर्थ समिट। अर्थ समिट क्या हुआ था, अर्थ समिट हुआ था 1992 में, ठीक है। इसको रियो डी जेनेरियो ऑफ ब्राज़ील में हुआ था, इसको इसलिए रियो अर्थ समिट भी कहते हैं, ठीक है। इसके 3 बाइंडिंग डॉक्यूमेंट्स हैं। पहला है UNFCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट एंड कॉन्फ्रेंस, ठीक है, और UNCCD एंड CBD इट इज़ कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है। ये 3 इसके क्या हैं, ये इसके 3 लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट हैं, 3 लीगली नॉन बाइंडिंग डॉक्यूमेंट्स लाइक द फॉरेस्ट प्रिंसिपल, ठीक। नेक्स्ट अगर बात किया जाए तो यहाँ पर क्या है कि इसमें ये 3 बाइंडिंग है, बट और तीन जो है वो नॉन बाइंडिंग है, तो यानी टोटल जो है 6 हैं, ठीक है। फॉरेस्ट प्रिंसिपल, कार्बन स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। फॉरेस्ट प्रिंसिपल क्या है, फॉरेस्ट प्रिंसिपल ये क्या है, बेसिकली एक नॉन लीगली बाइंडिंग अथॉरिटी है, ठीक है। स्टेटमेंट एंड द प्रिंसिपल्स फॉर द ग्लोबल कंसेंसस एंड द मैनेजमेंट, ये सही है, ठीक है, इसको रहने दो। यहाँ बात करते हैं कार्बन स्टॉक्स के बारे में। तो स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट जो रिपोर्ट है, ठीक है, स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट, अभी स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट कौन निकाला है, FAO और UNEP, ठीक है।
तो इसने बताया क्या कि जो कार्बन स्टॉक्स है वो कितना कितना है, वो बताया है अबव द ग्राउंड जो है वो 32% है, बिलो द ग्राउंड 9.8% है, सॉइल में कितना कार्बन कंटेंट है वो है 55.67%, डेड वुड में है 0.66 और लिटर में है 1.47। तो ये क्या है, ये परसेंटेज है कार्बन स्टॉक्स की। तो ये पता होना चाहिए आपको कि कहाँ पर कितना कार्बन स्टॉक्स है, ठीक है। तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करें मैनग्रोव के बारे में। मैनग्रोव, ठीक है। तो मैनग्रोव क्या है, मैनग्रोव बेसिकली एक स्पेशल टाइप ऑफ वेजिटेशन है, ठीक है। तो ये चीज़ पता होना चाहिए, ठीक है, जो कि बेसिकली जो फ्रेश वाटर है, सॉल्ट वाटर है, ठीक है, उसके इंडियन मिक्स में ये पाई जाती है, जैसे एस्चुरीज हो गई, क्रीक हो गई, लैगून्स हो गई, ठीक है। तो ये यहाँ पर पाई जाती हैं, ठीक है। और बेसिकली जो मैनग्रोव है ये बेसिकली फॉरेस्ट जो इकोसिस्टम है उसी का ही ये क्या है, एक पार्ट है, ठीक है। तो ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। एंड मैनग्रोव्स ग्रो बिलो द हाई लेवल ऑफ द वाटर एंड द स्प्रिंग टाइड, ठीक। नेक्स्ट अगर बात किया जाए जो मैनग्रोव्स हैं, मैनग्रोव्स क्या है, मैनग्रोव्स आर द हाईली प्रोडक्टिव इकोसिस्टम, बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव हैं, ठीक है। एंड जो उसकी हाइट है वो वेरी कर सकती है 8 to 20 सेंटीमीटर। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एंड the organism which occur primarily and most abundantly in these zones are called the edge species। तो जो मैनग्रोव में जो भी एज स्पीसीज क्या होती है, बेसिकली ऐसी स्पीसीज जो जहाँ से फिर क्या हो रहा है, इंटरमीडिएशन हो रहा है, वहाँ से चीज़ें चेंज हो रही हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग एज स्पीशीज़ कहते हैं, ठीक है। जो एज स्पीशीज़ होती हैं वो मोस्टली क्या होती है, डिस्टिंक्ट होती हैं और वो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ भी होती हैं, ठीक है। तो यानी कि जो इकोटोन होता है, ठीक है, इकोटोन में जो भी स्पीशीज़ मिलेंगी आप उसको एज स्पीशीज़ कह सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पर और चीज़ें देखें कुछ कि द इकोलाइंस अगर अक्रॉस द इन्वायरमेंटल ग्रेडियंट, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट अगर बात किया जाए यहाँ से ये पता होना चाहिए कि जो मैनग्रोव्स हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, किडनी ऑफ द इकोसिस्टम। मैनग्रोव्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, किडनी ऑफ द इकोसिस्टम होते हैं। एंड मैनग्रोव्स क्या करते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं प्रोटेक्शन अगेंस्ट द साइक्लोन और द सी वाटर। तो साइक्लोन और सी वाटर के अगेंस्ट क्या है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं मैनग्रोव्स। और ये प्रमोट करते हैं किसको, लिवलीहुड को भी प्रमोट करते हैं। और अपार्ट फ्रॉम दैट जो हैबिटेट है उसको भी क्या करते हैं, ये प्रमोट करते हैं, ठीक है। एंड जो मैनग्रोव्स हैं वो 2% ऑफ द मैराइन इन्वायरमेंट का कंट्रीब्यूशन है, बट अकाउंट्स फॉर द 10 to 15% ऑफ द कार्बन बरेल। यानी कि सिर्फ 2% मैराइन इन्वायरमेंट का कंपोजिशन है मैनग्रोव, बट जो कार्बन को सिक्वेस्ट्रेशन करेगा वो करेगा 10 to 15%। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो ये चीज़ पता होनी चाहिए आपको। फिर बात करें मैनग्रोव के क्लासिफिकेशन के बारे में, तो पहला क्या है कि अगर वेरी डेंस के बारे में बात करें तो 29% जो मैनग्रोव है वो वेरी डेंस की कैटेगरी में आता है। मॉडरेटली डेंस के बारे में बात करें तो उसमें भी 29% नियर अबाउट आता है। और ओपन मैनग्रोव जो है वो 40% है नियर अबाउट, ठीक है। वेस्ट बंगाल में 41% जो मैनग्रोव्स है आर डिस्टिंक्ट एंड कॉल्ड इन दी सदर्न साउथ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट। तो वेस्ट बंगाल का जो साउथ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, वहाँ पर जो मैनग्रोव का परसेंटेज है इट इज़ नियर अबाउट 41%, ठीक है। बाकी का जो मैनग्रोव है, ठीक है, वो कहाँ मिलता है, जैसे गुजरात के एरिया में हो गया और उसके बाद अंडमान और निकोबार आइलैंड में हो गया। और ध्यान रखिएगा जो गुजरात का एरिया और अंडमान निकोबार एरिया, यहीं पर भी जैसे अगर आप बात करें जो सीवीड होती हैं, सी ग्रासेस होती हैं, ठीक है, वो यहाँ पर मिलती हैं। और उसके बाद लक्षद्वीप में मिलते हैं। कोरल्स के बारे में बात कर सकते हैं, जैसे कोरल के बारे में मैं बात करूँ कि जो कोरल है वो कहाँ मिलता है, ठीक है। तो कोरल कहाँ मिलता है, कोरल मिलेगा आपको अंडमान में मिलेगा, ठीक है, गुजरात के कुछ एरिया में मिलेगा और उसके बाद लक्षद्वीप में भी कोरल्स मिलेंगे, ठीक है। तो इतना चीज़ें आपको पता होना चाहिए। मैनग्रोव फॉर फ्यूचर इनिशिएटिव, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैनग्रोव फॉर फ्यूचर इनिशिएटिव, ये बात की गई था IUCN और UNDP। सो IUCN और UNDP का इनिशिएटिव क्या है, मैनग्रोव फॉर फ्यूचर इनिशिएटिव है। ये प्रमोट करेगा इन्वेस्टमेंट इन दी कोस्टल इकोसिस्टम एंड कंजर्वेशन ऑफ द मैनग्रोव फॉर द फ्यूचर। सो मैनग्रोव फॉर फ्यूचर को क्या करना है, कंजर्व करने के लिए ये बात करेगा। एंड इट इज़ दी कॉपरेशन ऑफ द साउथ एशियन कंट्रीज़। तो ये साउथ एशियन कंट्रीज़ का क्या है, कॉपरेशन है, जैसे बांग्लादेश हो गया, कंबोडिया हो गया, इंडिया हो गया,
इंडोनेशिया, मालदीव्स, म्यांमार, पाकिस्तान, सेशल्स और श्रीलंका, थाईलैंड, वियतनाम। तो इस तरह की जो कंट्रीज़ हैं उनका कोलैबोरेशन क्या है, मैनग्रोव्स फॉर द फ्यूचर इनिशिएटिव। ठीक है, इसका एम क्या है भाई, प्रमोट करना द इंटीग्रेटेड अप्रोच है किसके लिए, कोस्टल मैनेजमेंट एंड बिल्ड द रेजिलियंस इकोसिस्टम एंड डिपेंडेंट ऑन द कोस्टल कम्युनिटी। ठीक है, फिर बात करते हैं फ्लैगशिप स्पीशीज़ की। फ्लैगशिप स्पीशीज़ क्या होती है, किसी भी बेसिकली जगह की एक ऐसी स्पीशीज़ जहाँ पर वो सारा जो इकोसिस्टम है वो बेस्ड है। ठीक है, जैसे दे आर द स्पीशीज़ दैट हैव द एबिलिटी टू कैप्चर द इमेजिनेशन ऑफ द पब्लिक एंड इंक्लूड द पीपल सपोर्ट टू कंजर्व एन एक्शन एंड डोनेट फंड्स। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्लैगशिप स्पीशीज़ कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, बहुत ही ये स्पीशीज़ जो होती हैं वो कैरिज्मेटिक होती हैं। ठीक है, जैसे हमने बोल दिया कि गंगा रिवर डॉल्फिन। ठीक है, इस तरह के स्पीशीज़। फिर बात करते हैं पायनीर स्पीशीज़ क्या होती हैं। फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कॉलोनाइज द एरिया इज़ नोन एज द पायनीर स्पीशीज़। ठीक है, और द कम्युनिटी दैट इज़ यूजली कंसिस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म दैट इज सच एज द साइनोफाइकी, एल्गाइज एंड द लाइकेन। यानी कि कोई भी ऐसी स्पीशीज़ जिसके बाद से सारी जो कम्युनिटी है वो ग्रो करना स्टार्ट हो जाती है, तो उसे हम लोग कहते हैं पाइनरी स्पीशीज़। ठीक है, जैसे अगर आप मैराइन लाइफ के बारे में बात करें तो आप कह सकते हो कि जैसे फाइटोप्लैंक्टन है। ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन से क्या बन रहा है, जू प्लैंक्टन। ठीक है, फिर उसके बाद उसको फिश खा रही है, तो फाइटोप्लैंक्टन कहीं ना कहीं क्या है, पाइनरिंग स्पीशीज़ है। आप ऐसे इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्लाइमैक्स स्पीशीज़ के बारे में। ठीक है, ये क्या है, ये एक बेसिकली मैच्योर और स्टेबल कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करती है। क्लाइमैक्स का मतलब क्या होता है कि वो चीज़ खत्म होने वाली है तो काफ़ी मैच्योर हो गई है। ठीक है, एंड ये फाइनल स्टेज ऑफ द इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में बात करता है इन एन इकोसिस्टम विद द क्लाइमैक्स कम्युनिटी। ठीक है, तो ये बात करते हैं, जैसे अगर क्लाइमैक्स कम्युनिटी के बारे में बात किया जाए तो कई सारी उसकी स्टेजेस भी होती हैं। ठीक है, जिन्हें हम लोग सीरियल्स कहते हैं। फिर बात करते हैं इंडिकेटर स्पीशीज़, एक ऐसी स्पीशीज़ ठीक है जो कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है टू द इन्वायरमेंटल चेंज इन एन इकोसिस्टम, और वो क्या करती है, वो डिफ़ाइन करती है जैसे ही वो स्पीशीज़ चेंज होगी तो हमें पता चल जाएगा कि इन्वायरमेंट में भी क्या हो रहा है, कोई ना कोई चेंजेस हो रहा है। सो दैट इज़ कॉल्ड द इंडिकेटर स्पीशीज़ एंड मोस्ट इमीडिएट अफेक्टेड बाय द चेंज टू द इकोसिस्टम एंड कैन गिव अर्ली वार्निंग सिस्टम। ठीक है, वो क्या करता है, अर्ली वार्निंग सिस्टम देता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे लाइकेन है। ठीक है, लाइकेन क्या है, अगर पानी में है तो वो पता चलता है कि पानी बेसिकली साफ़ है। ठीक है, नहीं है तो वो प्रॉब्लम है। स्पैरो है, कोरल है, लीव्स है, डॉल्फिन्स हैं, ये क्या है, ये सारी क्या हैं, दीज ऑल आर इंडिकेटर स्पीशीज़। ठीक है, तो इतना हमें यहाँ से पता होना चाहिए। फिर बात करते हैं फॉरेस्ट फायर के बारे में। सो फॉरेस्ट फायर क्या है, इंडिया में फॉरेस्ट फायर जो है वो मोस्टली मार्च और अप्रैल के महीने में रिपोर्ट की जाती हैं। ठीक है, और जो हाईएस्ट फॉरेस्ट फायर है वो उड़ीसा, एमपी और छत्तीसगढ़ के एरिया में रिपोर्ट की जाती है। जो फॉरेस्ट फायर अलर्ट सिस्टम हमने एक अडॉप्ट किया था, फॉरेस्ट फायर अलर्ट सिस्टम दैट इज़ दी फास्ट 3.0। ठीक है, और जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है, ठीक है, विच वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल है इंडिया में जो भी फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैं, ये जो भी इश्यूज़ हो रहे हैं, और ये मॉनिटर करता है, क्या करता है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ये फॉरेस्ट फायर को मॉनिटरिंग भी करता है। तो उसके लिए उसका एक प्रोग्राम है दैट इज़ दी फॉरेस्ट फायर मॉनिटरिंग प्रोग्राम। नेक्स्ट इज़ दी प्रोग्राम, इट इज़ द प्रोग्राम ऑफ द फास्ट। तो जो फॉरेस्ट फायर मॉनिटरिंग प्रोग्राम है ये फास्ट 3.0 का एक अंदर का ही प्रोग्राम है। फिर बात करते हैं स्ट्रेंथनिंग दी फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट इन इंडिया। तो इंडिया में फॉरेस्ट फायर के मैनेजमेंट के लिए हम क्या करने एक प्रोग्राम बनाया है दैट इज़ द स्ट्रेंथनिंग दी फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट इन इंडिया विच इज़ अंडर दी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एंड इट वर्ल्ड बैंक। तो ये दोनों का मिलकर एक इनिशिएटिव है। ठीक है, हमने इसमें करेंगे क्या, इसमें फॉरेस्ट फायर के लिए हम बेसिकली कई सारे इनिशिएटिव्स लेंगे। एंड की फाइंडिंग्स क्या है, जो 60% ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स हैं इंडिया में वो अफेक्टेड है फॉरेस्ट फायर से ईच ईयर। सो हर साल जो है वो नियर अबाउट 60% जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं दे आर अफेक्टेड फ्रॉम द फॉरेस्ट फायर। फॉरेस्ट फायर पीक्स ड्यूरिंग दी मार्च और अप्रैल ने बताया। फिर बात करते हैं ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव के बारे में। ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव किसका है, ये अफ्रीकन यूनियन ने 2007 में ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव लिया था। किस लिए लिया था कि जो भी जो अफ्रीका की ग्रेट ग्रीन वॉल है, आपको पता है कि अफ्रीका में, जैसे मैं अगर बात करूं, ठीक है, एक जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, तो अफ्रीका में अगर हम बात करें, ठीक है, तो अफ्रीका का ये जो रीजन है, ठीक है,
ये वाला जो रीजन है ये आता है साहिल रीजन, ठीक है। तो ये साहिल रीजन ये क्या पूरा डिजर्ट है, ठीक है। तो इस जगह पे क्या कर रहे हैं, इस जगह पे एक ग्रेट वॉल बना रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेट ग्रीन वॉल, ठीक है। और उसी तरह की एक ग्रेट ग्रीन वॉल हम लोग बना रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। जो हमारा जो थार डिजर्ट है, ठीक है, उसको वो और आगे ना बढ़े उसके लिए ग्रेट ग्रीन वॉल यहाँ पर बनाई जा रही है, ठीक है। उसी तरह का ये एक इनिशिएटिव है, यहाँ पर बात कर रहे हैं ग्रेट ग्रीन वॉल के बारे में, ठीक है। तो ये 2007 में अफ्रीकन यूनियन ने बनाई थी, ठीक है, ताकि जो डिजर्टिफिकेशन हो रहा है उसको क्या कर सकें, उसको कॉम्पैक्ट कर सकें, ठीक है। और अभी बताया था इससे पहले कि इसरो ने भी एक मैप लॉन्च किया है, दी कॉम्पैक्ट दी डिजर्ट एटलस इसरो ने लॉन्च किया था, तो वो भी याद रखना है आपको, ठीक है। तो ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ दी अरावली, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि अरावली में भी हम लोग क्या कर रहे हैं, एक ग्रेट ग्रीन वॉल बना रहे हैं, ठीक है, जो कनेक्ट करेगी शिवालिक हिल रेंजेस को, और जो कि एक बफर की तरह काम करेगी ताकि जो थार डिजर्ट है वो और आगे ना बढ़ पाए। नेक्स्ट बात करते हैं नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम के बारे में। सो नेशनल एफॉरेस्टेशन जो प्रोग्राम है, ठीक है, इसको फॉर्मुलेट किया गया था बेसिकली अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो ये चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। और ये जो है नेशनल एफॉरेस्टेशन जो प्रोग्राम है ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी, फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी, फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी है, इसको बेसिकली कंस्टिट्यूट किया गया था अंडर द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1988, ठीक है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन ऑफ 90, एक है फॉरेस्ट कंजर्वेशन ऑफ 1988, एक है फॉरेस्ट रूल्स जो है वो 1988 के रूल्स हैं, तो ये पता होना चाहिए, ठीक है। और जो फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी है, इसका नाम ही एडवाइजरी है, तो एक एडवाइजरी बॉडी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रीन क्रेडिट स्कीम, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, इस स्कीम में जो प्राइवेट कंपनियां हैं, ठीक है, और द स्कीम अलाउज द एजेंसीज विच कुड बी द प्राइवेट कंपनीज, विलेज फॉरेस्ट कम्युनिटीज़ टू आइडेंटिफाई द लैंड एंड बिगिन ग्रोइंग दी प्लांटेशन। यानी कि हमें क्या करना है कि जो भी खाली लैंड पड़ा है उसमें अगर हम प्लांटेशन कर रहे हैं तो दिस कम्स अंडर द ग्रीन क्रेडिट बेसिकली स्कीम। नेक्स्ट बात करते हैं बॉन चैलेंज के बारे में। ये क्या है, ग्लोबल एफर्ट है जिसमें 150 मिलियन हेक्टेयर ऑफ द जो भी डिग्रेडेड लैंड है, ठीक है, और जो भी डिफॉरेस्टेशन है, ठीक है, उसको रिस्टोर करना है 2020 तक, ठीक है, और 350 मिलियन बाई 2030 तक। यानी कि जो बॉन चैलेंज है, सिंपली अगर बात किया जाए तो वो क्या है कि जो भी लैंड, जो डिग्रेडेड लैंड है जहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है, उसको हमें क्या करना है, उसे हमें रिस्टोर करना है, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। और इसको जो लॉन्च किया गया था वो क्या, किसने किया गया था, जर्मनी ने, और उसके बाद IUCN ने, ठीक है, द गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी। सो गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी, ठीक है, वो उसने और IUCN ने मिलकर क्या लॉन्च किया था, बॉन चैलेंज को बस लॉन्च किया था। बॉन जर्मनी में ही है, ठीक है। नेक्स्ट कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड, इसमें क्या होता है कि आपने क्या करना है, जो भी फंड है, ठीक है, तो उस आपने क्या करना है कि अगर आपने जंगल की कटाई की, कहीं आपने डिफॉरेस्टेशन किया, तो उसके कंपनसेशन में आपको क्या करना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे। तो ये है आपका कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड, ठीक है। ये कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड जो है वो सेंट्रल से 2016 में लॉन्च किया गया था, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो एज पर द रूल 90% ऑफ द कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन मनी इज टू बी गिवन टू द स्टेट वाइल 10% टू बी रिटेन बाय द सेंटर, ठीक है। एक स्टेट फंड भी बनाया गया है जो कि 90% जो अमाउंट रिसीव करेगा, वाइल द नेशनल फंड विल रिसीव द रिमेनिंग 10%। यानी कि क्योंकि स्टेट ही पैसा ले रहा है तो स्टेट पैसा कहाँ लेगा, सो दिस इज स्टेट फंड, इन दैट फंड द स्टेट विल टेक द मनी एंड द रेस्ट 10% विल बी टेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन दी नेशनल फंड, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। फिर बात करेंगे कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं अंडर दी कैंपा। तो कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन मैनेजमेंट फंड एक्टिविटी में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी। पहला क्या करना है, कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन करना है, मैनेजमेंट ऑफ द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी करना है, ट्रीटमेंट ऑफ द कैचमेंट एरिया, और उसके बाद फॉरेस्ट मैनेजमेंट करना है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन और मैनेजमेंट करना है, लोकेशन ऑफ द विलेजेस करना है फ्रॉम द प्रोटेक्टेड एरिया, मैनेजिंग द ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट,
अवेयरनेस जनरेशन, फिर उसके बाद सप्लाई ऑफ द वुड, सेविंग डिवाइसेस, लाइट एक्टिविटीज़ एंड सॉइल एंड द मॉइस्चर कंजर्वेशन इन दी फॉरेस्ट एरिया। तो ये सारी जो चीज़ें हमें कैंपा फंड के अंतर्गत करनी है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है हमारा ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच, सो ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच जो रिपोर्ट है ये रिलीज़ की गई थी बाय दी वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के द्वारा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट ने ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच को बेसिकली रिलीज़ किया गया था। ये क्या है बेसिकली, इट इज़ एन ओपन सोर्स वेब एप्लीकेशन। ठीक है, ओपन सोर्स वेब एप्लीकेशन है जो कि मॉनिटर करेगी ग्लोबल फॉरेस्ट को इन द रियल टाइम। ठीक है, तो ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच क्या है, बेसिकली एक इनिशिएटिव है रिलीज्ड बाय द वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट विच विल मॉनिटर द फॉरेस्ट, ग्लोबल फॉरेस्ट इन द रियल टाइम, एंड इट इज़ एन ओपन सोर्स एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये चीज़ पता होना चाहिए आपको। एंड इट एम्स टू डबल द फॉरेस्ट फायर अलर्ट यूजिंग द इंडियन बेसिकली IIRS के माध्यम से। ठीक है, इसको डबल करना है हमें फॉरेस्ट को। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करें ग्लोबल फॉरेस्ट गोल रिपोर्ट 2021, ग्लोबल फॉरेस्ट गोल रिपोर्ट 2021। तो ये जो रिपोर्ट है ये रिलीज़ की गई थी बाय द डिपार्टमेंट ऑफ द इकोनॉमिक सोशल अफेयर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन। तो यूनाइटेड नेशन के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स के द्वारा ग्लोबल फॉरेस्ट गोल रिपोर्ट 2021 की रिलीज़ की गई थी। ठीक है, तो ये चीज़ें पता होना चाहिए। ये क्या करेगा, ये ओवरव्यू देगा जो भी प्रोग्रेस हो रही है। ठीक है, इन दी यूनाइटेड नेशन स्ट्रेटजिक जो भी प्रोग्राम है फॉर द फॉरेस्ट बाय दी 2030। फिर बात करते हैं द यूनाइटेड नेशन स्ट्रेटजिक प्लान फॉर द फॉरेस्ट 2017 to 2030। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो UN के क्या स्ट्रेटजी है। ठीक है, प्लान फॉर द फॉरेस्ट इन बिटवीन द 2017 to 2030। ठीक है, तो इट वॉज क्रिएटेड विद द मिशन टू प्रमोट द सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड इनहांस द कंट्रीब्यूशन ऑफ द फॉरेस्ट एंड द ट्री। ठीक है ना, टू दी 2030 एजेंडा फॉर दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो यानी कि हमें 2030 तक कैसे कैसे चीज़ों को, फॉरेस्ट को बढ़ाना है वाया सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। एंड एग्रीमेंट वाज फर्स्ट एवर UN सिग्नेट स्ट्रेटजिक प्लान ऑन द फॉरेस्ट वाज forged at the special session of the United Nations Forum on the Forest held at 2017। और ये प्रोवाइड करेगा एक एम्बिशियस विजन फॉर द ग्लोबल फॉरेस्ट फॉर इन 2013। तो ये चीज़ पता होना चाहिए। गोल एंड टारगेट क्या है, ये इसके 6 ग्लोबल फॉरेस्ट के गोल्स हैं और 26 एसोसिएटेड टारगेट्स हैं। ठीक है, ये कौन कौन से टारगेट है, जैसे इंक्रीज़ करना है फॉरेस्ट एरिया बाय 3% वर्ल्ड वाइड बाय 2030। यानी कि 2030 तक हमें 3% ऑफ द वर्ल्ड वाइड जो फॉरेस्ट है उसको क्या करना है, इंक्रीज़ करना है। ठीक है, तो इतना चीज़ें पता होना चाहिए यहाँ से। तो यानी कि नेशनल फिर से रिवाइज करें, नेशनल यूनाइटेड नेशन स्ट्रेटजिक प्लान फॉर द फॉरेस्ट। ठीक है, 2017 से 2030। ठीक है, जो किसने लॉन्च किया है, जो लॉन्च किया है बेसिकली यूनाइटेड नेशन ने। ठीक है, और जिसमें बात किया गया है कि 3% जो ग्लोबल एरिया है फॉरेस्ट का उसको क्या करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे। और इसमें बेसिकली 6 ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स हैं और 26 क्या हैं, एसोसिएटेड टारगेट्स हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग वन विज्ञान केंद्र और द फॉरेस्ट साइंस सेंटर। सो वन विज्ञान केंद्र फॉरेस्ट साइंस सेंटर ये इस्टेब्लिश किया गया था बाय द इंडियन काउंसिल ऑफ द फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड द एजुकेशनल बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये बेसिकली कैटर करेगा जो भी नीड्स हैं फील्ड रिसर्च के रिगार्डिंग्स और सिल्वीकल्चर के रिगार्डिंग, ट्री के इम्प्रूवमेंट के रिगार्डिंग, सॉइल वाटर कंजर्वेशन, इस सारी चीज़ों को इम्प्रूव करेगा वन विज्ञान केंद्र ऑन द फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट। नेक्स्ट बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट FAO दैट इज़ द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। सो FAO जो है इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, रोम इटली में है। कई सारी रिपोर्ट निकालता है, जैसे अभी बात किया हमने स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट, अभी बताएंगे उसके बारे में। ठीक है, तो ये क्या है, ये FAO ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की, जो कि हंगर को डिफीट करने के लिए काम करती है। तो ये पता होना चाहिए। पब्लिकेशन कौन कौन से हैं इसके, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि FAO के पब्लिकेशन कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट वन इज़ द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फिशरीज़ एंड द एक्वाकल्चर। ठीक है, तो एक तो ये पता होना चाहिए।
नेक्स्ट इज़ दी स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट। ये रिलीज़ करता है FAO विद हेल्प ऑफ द UNEP के साथ मिलकर इसको रिलीज़ करता है। एंड स्टेट फूड सिक्योरिटी एंड द न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड, स्टेट ऑफ द फूड एंड एग्रीकल्चरल, एंड स्टेट ऑफ द एग्रीकल्चरल कमोडिटी एंड मार्केट। नेक्स्ट बैम्बू के बारे में बात किया जाए। बैम्बू एक तरह का ग्रास है, ठीक है, जो कि हेल्प करता है अगर लैंड आपका डिग्रेडेट हो रहा है तो वहाँ पर भी उसको बचाता है, और भी कई सारे इनिशिएटिव मतलब में हेल्प करता है बैम्बू, ठीक है। एंड तो बैम्बू को बेसिकली क्या है कि ज़्यादा एनीथिंग लेस देन 15 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग द समर इज़ नॉट फेवरेबल एंड कैन किल देम प्लांट। मतलब बैम्बू जो है वो नॉर्मल कंडीशन में ग्रो कर जाता है, बहुत ठंड नहीं चाहिए इसको, न ज़्यादा पानी चाहिए, ठीक है। और जो सॉइल की जो pH है वो अगर 4.5 से 6 के बीच में है तो ओवरऑल जो बैम्बू के लिए क्या है वो एक अच्छा है, ठीक है। इट इज़ फाउंड इन मोर इन दी MP, अरुणाचल प्रदेश एंड महाराष्ट्र। सो बैम्बू जो है वो मोस्टली कहाँ मिलता है? बैम्बू फाउंड इन दी MP, अरुणाचल प्रदेश एंड महाराष्ट्र के जो रीजन्स हैं वहाँ पर बैम्बू कल्टिवेशन होता है, ठीक है। एंड इट्स कल्टिवेशन इंक्रीज मोर इन दी मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश। तो मिज़ोरम और अरुणाचल प्रदेश में भी इसका जो कल्टिवेशन है वो क्या हो रहा है? इंक्रीज़ हो रहा है ना। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द बैम्बू? बेसिकली बैम्बू हेल्प इन द कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, बैम्बू हेल्प इन द कंस्ट्रक्शन, बैम्बू हेल्प इन द इरीगेशन एंड द पेपर इंडस्ट्री, एंड रिड्यूस्ड लैंड डिग्रेडेशन। तो लैंड डिग्रेडेशन को भी रिड्यूस करने में बैम्बू हेल्प करता है। इट इज़ फाउंड एवरीवेयर एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। तो कश्मीर में नहीं मिलता है बैम्बू, कश्मीर में सैफरॉन मिलता है, ठीक है। अदरवाइज़ बाकी जगह सबके क्या मिलता है? बैम्बू मिलता है। तो इसको बैम्बू को ऑफन टर्म एज द ग्रीन गोल्ड, ठीक है। और बाकी KVIC ने, खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन ने एक प्रोजेक्ट बोर्ड भी स्टार्ट किया था फॉर द प्रमोशन ऑफ द बैम्बू, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म अगर बात किया जाए, बैम्बू ओएसिस ऑन द लैंड एंड द ड्रॉट इन द राजस्थान, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज़ द यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन द फॉरेस्ट, ठीक है। इसको इस्टेब्लिश किया गया था बाय द यूनाइटेड नेशन सोशल काउंसिल ऑन द ऑफ द यूनाइटेड नेशन। तो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जो है यूनाइटेड नेशन की, उसने यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन द फॉरेस्ट को लॉन्च किया गया था। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? द ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट द मैनेजमेंट एंड द कंजर्वेशन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ द ऑल द फॉरेस्ट, ठीक है। तो जो भी फॉरेस्ट है उसका प्रमोशन और मैनेजमेंट के लिए काम करेगा यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन द फॉरेस्ट, ठीक है। इसके जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? हेडक्वार्टर इज इन दी न्यूयॉर्क, ठीक है। तो यहाँ से इतना बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किसी और लेक्चर के बारे में बात करेंगे। बाकी अपनी जो टेस्ट सीरीज़ है उसको भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हुआ है प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें एंड सपोर्ट द चैनल। टिल देन टेक केयर, बाय, थैंक यू। आपके कोई भी वैल्यूएबल कमेंट है आप फीडबैक अपना कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।